Hello and welcome. The Rashtriya Swayamsevak Sangh is undisputedly the most important socio-political organization in our country. And yet, so little is heard in the public domain from the pracharaks of the RSS because they typically like to do their work behind the scenes. As the RSS gets set to celebrate its centenary year, I am delighted to welcome to the India Today Mumbai conclave Shri Sunil Ambekar, the Akhil Bharatiya Prachar Pramukh of the RSS. He heads the All India Communications Division of the RSS. It was Sunilji in 2022 when we had Dattatreya Hosable join us to present the RSS's vision for India. This, I must tell everyone watching here live in Mumbai and those who are watching on television or on social media, is extremely rare because it is only once in a blue moon that the RSS agrees to take questions on a public platform, and therefore for you to take out time to join us, and for everyone in the RSS who was involved in this decision to allow Sunilji to come here. We are very, very thankful. So can we have a very warm round of applause as I welcome Sunil Ambekar. Before becoming the All India Communications Chief of the RSS, Shri Ambekar was the National Organizing Secretary of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, the students' body of the RSS. He's the author of a book, The RSS Roadmaps for the 21st Century. So without further ado, let's get started. Sunilji, my first question to you is about the RSS completing 100 years. This is a big moment for everyone associated with the Hindutva ideology, with the thinking of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. We hear from the government often the BJP's vision for a Viksit Bharat. If I leave that on the side, can you begin by laying out for everyone seated here the RSS's vision for the next 100 years for India? सभी को नमस्कार और सबसे पहले धन्यवाद कि आज मुझे आपके बीच आकर चर्चा करने का अवसर मिला है। आरएसएस जो है एक सामाजिक संगठन के नाते प्रारंभ से ही एक ऐसे विकसित भारत की, समर्थ भारत की कल्पना करते आया है। मतलब उसका उद्देश्य ही था कि भारत जो अपने पुराना जितना वैभव था, जो समृद्धि थी, जो सामर्थ्य था, उससे भी अधिक होना चाहिए। और इसको हम एक शब्द उपयोग करते हैं, परम वैभव। तो उस स्थिति तक भारत को लेकर जाना, इस उद्देश्य से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। और इसमें और एक कल्पना थी, कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद कुछ बड़े कोई लोग आ जाएंगे और उनके कारण हो जाएगा, या वी नीड सम सच पीपल और सच, एंड वैसे हो जाएगा। लेकिन संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनकी आइडिया ये थी कि कॉमन लोगों को किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सोसाइटी शुड टेक इट्स ओन इनिशिएटिव एंड इट शुड टेक इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड द नेशन। और इसी कारण से हम लोगों ने जो अभी तक जो काम किया वो यही था कि समाज के हर क्षेत्र में लोग तैयार हो जाए, आगे आ जाए और वो अपनी एक भारत के बारे में कंसेप्ट को डेवलप करें। और मुझे लगता है कि उसके लिए जो एक नेटवर्क चाहिए था, जैसे इंटरनेट की ऑप्टिक फाइबर लाइन होती है, तो लाइक दैट इतने वर्षों में हम लोगों ने ये एक मैसेज और उसके लिए एक नेटवर्क बनाने का एक लंबा काम किया है। आने वाले समय में इसके आधार पर ऐसा भारत जो समर्थ हो, मतलब किसी भी चीज के लिए डिपेंड न हो। हमारे देश में समृद्धि इतनी आए कि हमारे देश में किसी को गरीबी से जूझना न पड़े। मतलब आने वाले समय में हम लोगों की जो स्टोरी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले। आजकल अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया, इसमें एक बहुत इकोनॉमिक डिफरेंस की बात होती है। तो हम लोगों की कल्पना यही है कि आने वाले समय में अब हम लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, सारे कम्युनिकेशंस है, तो ये जो डिफरेंस है इसको बहुत कम करना, इसलिए हमारे कई मिशंस इस प्रकार के हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात हमारे देश में है सोशल हार्मोनी की। वो एक बात पर जिस पर संघ की कल्पना है कि पूरा समाज जो अभी भी कई बार कई सारी फॉल्ट लाइंस के कारण अलग अलग तरीके से बहुत सारी बातें उठती है, तो पूरा समाज एक होकर आगे चले, ये एक बेसिक आइडिया है जिसके आधार पर चले।
और अगर ये बात हमारे कंसेप्ट में रहती कि हमारा देश और हम इस पर कॉन्फिडेंट रहे कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारा पास्ट भी अच्छा था, प्रेजेंट में हमारे पास पोटेंशियल है और फ्यूचर में हम अपने भरोसे, अपने आधार पर, अपनी स्ट्रेंथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यही एक बात थी कि ऐसे युवाओं का ऐसा एक जोश बन जाए देश में, और मैं देखता हूं कि ऐसा जोश आज देश के युवाओं में बना हुआ है, देश में भी ऐसा एक वातावरण है। तो निश्चित रूप से जितने भी चैलेंजेस हमारे देश के सामने हैं उसको हम निश्चित रूप से आगे बढ़कर पूरा कर सकते हैं, उसको हेड ऑन ले सकते हैं और इसी के आधार पर अपना भारत आगे बढ़ेगा। सुनील जी, अगर हम आगे देखें तो आपने एक विजन दिया आरएसएस का। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, जो हाल का इतिहास है 10 साल का, सरकार किसी की भी हो, जब संघ की नजर से आप देखते हैं कि देश में क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा, जब आप बैठते हैं अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग वगैरह में, तो आप जरा बताएं यहाँ जो लोग मौजूद हैं कि देश में आपके हिसाब से पिछले 10 साल में क्या ठीक हो रहा है और साथ ही साथ किन चीजों को लेकर आप चिंतित? नहीं, जैसे एक बात तो देश के अंदर जो एक अपने देश में के बारे में कॉन्फिडेंस आना चाहिए था। आज से अगर कुछ साल पहले हम देखते तो लोगों को लगता था कि भारत में शायद कुछ हो नहीं पाएगा, और लेकिन पिछले 10-20 सालों में अगर हम देखेंगे तो ये ध्यान में आता है कि लोगों के अंदर, देश में रहते हो या हमारे लोग बाहर रहते हो, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि यस, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी टू राइज, और अपने पोटेंशियल के बारे में एक बहुत बड़ा, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है। इसके कारण हमारी साइंटिफिक एम्पावरमेंट हो, हमारी इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल हो, बहुत सारी चीजें जो है इस प्रकार से बहुत अच्छी हुई है। और मुझे लगता है कि ये एक जो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है हमारे अंदर और पूरे दुनिया में भी कि हाँ, भारत नाम की एक चीज है जिसके अंदर एक पोटेंशियल है, और मुझे लगता है इसने बहुत एक अच्छा माहौल बना हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से हमारे देश में समाज की दृष्टि से जो हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि हमारे देश में आज जो भी सोशल डिस्पैरिटी है या जो भी हमारे अंदर उसके बारे में फॉल्ट लाइन्स है, उसको अभी भी हमारे सामने एक चैलेंज है, और जिसके बारे में अभी भी हमारी सबके मिलकर आपस में जो एक सोशल हार्मोनी है, उसके लिए हमें और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों की, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका है, लेकिन समाज की और ज्यादा भूमिका है। तो जब बहुत सारी बातें जो रोजमर्रा की है उसकी सरकार अगर चिंता कर रही है, तो समाज को इसमें आगे आकर उन बातों की भी चिंता करनी चाहिए। अंबेडकर जी, हमें ये मालूम है कि आरएसएस कोशिश कर रही है कि महिलाओं को और जगह मिले संघ के कार्यक्रमों में, लेकिन यहाँ कई लोग जो मौजूद हैं वो ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि जो आपकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें कोई महिला नहीं है, कोई प्रचारक महिला बन नहीं सकती। पलाकाड में जो हाल ही में आप लोगों की बैठक हुई उसमें 32 महिलाएं थी 300 में से 1/10, लेकिन फिर भी वो बहुत ही फ्रिंज रोल्स में है। कोई एकदम जैसा कि सरसंघ चालक नहीं बन सकते, या जो टॉप आपकी जो लीडरशिप एग्जीक्यूटिव टीम है उसमें महिलाएं नहीं आ सकती। उस दिशा में संघ को आप कब लेके जाएंगे? वैसे तो मीडिया में भी बहुत कम एडिटर हैं महिलाएं, बाय द वे, मतलब वैसे बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है सर, बाय द वे बोल रहा हूँ। हमारे महिलाएं मीडिया में नहीं, संघ से बहुत ज्यादा है। वैसे नहीं, बाय द वे बोल रहा हूँ। व्हाई यू आर गेटिंग सो एक्साइटेड? तो मेरा पॉइंट ये देखिए, ऐसा है, संघ जो है, संघ का काम जो है वो मुख्य रूप से मैदान में शाखा के माध्यम से होता है, और इसीलिए हमने 25 में संघ बना, 36 में ही राष्ट्र सेविका समिति बनी। तो जो मैदानी शाखा का काम होता है, जो शाखा खुले मैदान में लगती है, मोहल्ले में लगती है, वहां ट्रेनिंग होता है, वो सारे काम जो है, तो वहां वो काम अलग अलग तरीके से ही होता है, और इसीलिए आरएसएस जो बना है वो उस शाखा के आधार पर बना हुआ है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर वैसा है। महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति बनी, ये बेसिक मैन मेकिंग प्रोसेस के लिए पूरा स्ट्रक्चर है। अब जहां मैन मेकिंग और नेशन बिल्डिंग, ये आरएसएस का मैनिफेस्टो मिशन है। जहां भी नेशन बिल्डिंग की बात आती है तो हर जगह, हर डिसीजन मेकिंग में जितने भी देश से संबंधित मुद्दे होते हैं या जो भी ऐसे काम होते हैं, उन सब में महिलाओं की भागीदारी बराबरी से, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उससे मुझे लगता है 2 कदम आगे ही संघ के सारे स्वयंसेवक चलते हैं। और इसीलिए संघ के जो स्वयंसेवक है, जब वो किसी भी पब्लिक लाइफ में भी जाते हैं तो उनके चॉइसेस अगर आप देखेंगे
जो भी पब्लिक लाइफ में जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में जाते हैं, तो उसके आप ढेर सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कैसे उनकी चॉइस में ये बात रहती है कि बराबरी से या उससे ज्यादा सबकी सहभागिता हो। और जहां तक आपने कहा आरएसएस में डिसीजन मेकिंग, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उन सब में ये हम लोगों की जो कोर ग्रुप्स होते हैं उसमें ये सब सहभागिता मैं होती एक बार फिर से पूछने की और जिस दिन आपने जो कहा मैदान की बात बताई, तो जिस दिन मोहल्ले के लोग हमें बोलेंगे कि हमारे मोहल्ले के मतलब नौजवान या लड़के लड़कियां एक साथ खेल सकते हैं अपने ही मोहल्ले में, उस दिन हम इसके बारे में चेंज कर सकते हैं, बट सोसाइटी इज नॉट आस्किंग लाइक दैट। जैसे इंडिया टुडे ग्रुप की जो सरसंघचालक है वो एक महिला है, तो मैंने आपके बारे में नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे मैंने बहुत सारे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जैसे आरएसएस के 7 सरसंघचालक जी रहे, जिनमें से 6 ब्राह्मण थे, 5 महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। संघ जो है वो निश्चित रूप से उसमें शाखा का जो स्ट्रक्चर बना है उसमें पुरुष आते हैं और समिति में महिलाएं आती है। तो आप ये भी पूछेंगे कि समिति में महिलाएं क्यों, पुरुष कभी सर कार्यवाही का, उनकी कार्यवाही का बनेगा क्या, या प्रमुख संचालिका बनेगा क्या? तो ये प्रश्न मुझे लगता है रिलेवेंट नहीं है। समिति में पुरुष नहीं बनेगा, वहां महिलाएं ही बनती है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप संघ में निश्चित रूप से उस प्रकार से होगा। जो अभी आप कह रहे हैं कि आपकी शाखाओं में जमीन से, मैदान से कोई ऐसा पुशबैक नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों को साथ में शाखा मिला, अभी ऐसा कोई पुशबैक नहीं है, तो फिलहाल ऐसा कोई विचार भी नहीं है जमीन से। और अगर जमीन से कभी ये आवाज उठी तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं, अभी नहीं। ठीक सर, मैं एक और चीज, इट्स अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस कि हम लोकली हम देश समाज के लिए काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें ये कन्वीनियंस है, लोकल कन्वीनियंस, उसके अनुसार ये अरेंजमेंट्स है। ये कोई इटरनल बातें नहीं होती, इट्स अ लोकल प्रेजेंट टाइम कन्वीनियंस, दैट्स ऑल। पर आप कई एंगल से देश को बदलना भी चाहते हैं, एक नया देश, एक नए स्वरूप में खड़ा करना चाहते हैं, जिसके चलते आपने हिंदुत्व पर जोर दिया कि एक नया तरह का भारत बनाएंगे। तो ये कि इक्वालिटी रहे सेक्सेस के बीच में, महिलाओं और पुरुषों के बीच में, मैं जानना चाहता हूं कि ये आपकी प्राथमिकताओं में क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि ये प्रश्न मैंने जवाब दे दिया है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि देखिए, स्वयंसेवक जिस भी पब्लिक लाइफ में जा रहे हैं, जहां भी है, वो अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं, वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वो किसी भी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं, इवन मीडिया में भी जाते हैं, तो उनका मुझे लगता है बिहेवियर आपको स्टडी करना चाहिए, उनके चॉइसेस स्टडी करना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा। अभी एक जस्ट एग्जांपल देता हूं, जेएनयू वीसी, एएमयू वीसी या जामिया वीसी फर्स्ट टाइम महिलाएं बनी, तो हाउ स्वयंसेवक बिहेव्स या लोग कैसे सोचते हैं, ये मुझे लगता है समझने के लिए है। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एक और जो मुद्दा आपने पलकाड में उठाया बड़े तरीके से, वो कन्वर्जन्स को लेके था, कि कई सारे राज्यों में, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, कि जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको अलग अलग रिलीजन्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस पे आप और क्या काम, क्योंकि आपने इसको अपने एजेंडा आइटम्स में रखा है, इसकी दिशा में आप और क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता कोई भी समाज भारत में नहीं, दुनिया में कोई भी फोर्सिबल या अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से, मतलब कोई भी तरीका हो सकता है गलत, लालच देना, झूठ बताना, भय दिखाना, कोई भी तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से किसी की पूजा पद्धति को, किसी के धर्म को, उसके पुरखों के धर्म को बदलना, ये बहुत ही गलत है, मतलब हर एंगल से गलत है। और इसीलिए इसका विरोध जो है वो स्वाभाविक समाज से होता है। अब उस समाज से जब इस बात का विरोध होता है तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े होते हैं, और ये प्रॉब्लम जहां जहां आती है वहां वहां हम लोग खड़े होते हैं, समाज के साथ खड़े होते हैं। समाज की इस तरह से जो भी बातें रोकने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से जितने भी लीगल ऑप्शंस है, लोकतांत्रिक ऑप्शन है, वो सब लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने वहां भी कहा था कि आजकल हमें ध्यान में आ रहा है कि तमिलनाडु में इन बातों को बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और एक तरीके से कुछ लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल एंगल से भी लिया है, तो दैट इज रॉन्ग, ये मैंने कहा। सर, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से धारणा ये बन गई है कि अगर आपको अपना पॉलिटिकल ग्राफ किसी तरीके से एक्सेलरेट करना हो तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आपका आरएसएस से कोई बैकग्राउंड हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि
आपके जो नए प्रचारक बन रहे हैं या जो नए लोग संघ में आ रहे हैं वो मौका परस्त ना हो, उनकी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी हो, वो वाकई में संघ की सोच से इत्तेफाक रखते हो, इसको आप कैसे सुनिश्चित करें? क्योंकि ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि अगर सरकार में पहुंचना हो कहीं पे तो सबसे आसान जो सीढ़ी है वो संघ की है। ऐसा है कि संघ जो है वो आपको ध्यान में ही है कि जमीन पर काम करता है। संघ का ट्रेनिंग्स भी बहुत हार्ड रहता है, रोज शाखा में जाना पड़ता है, फिर उनको प्रशिक्षण वर्गों में जाना पड़ता है जहां बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी भी रहती है और बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में सब प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं समाज में कि जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, जो लोग बहुत अच्छे कामों में जुड़ना चाहते हैं। बहुत कम लोग होंगे कि जो इस उद्देश्य से शायद इधर उधर भटकते होंगे अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे पास रोज आए दिन आते हैं जो बड़ी निष्ठा से कई सारे काम करना चाहते हैं। मैं तो बड़े आईटी सेक्टर से कितने लोग आते हैं जो सेवा काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग आते भी होंगे तो शायद वो संघ के साथ रह के अच्छे काम करने लग जाते हैं, और कुछ लोगों को जिनको मन में नहीं है उनको बहुत जल्दी ध्यान में आ जाता है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हम जो जैसा संघ चला रहे हैं बस हम वैसा चलाते रहते हैं, अपने आप चीजें अपना शेप ले लेती है। सर, संघ का एक बड़ा मिशन है कि देश एक होना चाहिए, कहीं बंटना नहीं चाहिए। हमने देखा कि मणिपुर में, पूर्वोत्तर में राज्य दो हिस्सों में बंट गया है, कुकी और मैताई। मणिपुर की जो अभी अंदरूनी स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं और संघ की नजर से मणिपुर की समस्या का हल क्या? नहीं, वास्तव में अपने मणिपुर का जो विषय है वो चिंताजनक है मुझे लगता है, और ये पूरे देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए चिंताजनक है। और अपने संघ के जो सरसंघ चालक है माननीय मोहन जी, उन्होंने भी इस बारे में अपनी चिंता जाहिर की है। संघ के कार्यकर्ता जमीन पर लगातार काम भी कर रहे हैं और हर प्रकार के वर्ग में जा रहे हैं। प्रारंभ में सेवा कार्य किए, अब कहीं जाकर कैसे रास्ता लोकल लेवल पर निकाला जा सकता है ताकि हम शांति से रहे। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हम शांति से एज लोग रह सकते हैं, इस बारे में बहुत सारे प्रयास ग्राउंड लेवल पर हो रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार वहां पर जुटे हुए हैं, हर लोगों के पास जा रहे हैं, समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और सरकार को भी लगातार हम लोगों के कई सारे रिप्रेजेंटेशंस हो रहे हैं। सरसंघ चालक हम लोग जो फॉर्मली इनफॉर्मली कहते हैं वो भी हम लोगों ने किया है कि भाई इस पर जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए। लेकिन स्वाभाविक है जब एक इस लेवल का एक डीप मिसट्रस्ट हो जाता है तो ये चीजें तुरंत शायद हल नहीं होती है। लेकिन मुझे तो विश्वास है कि जल्द ही समाज के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी, सरकार का काम ये होगा कि जो लोग आर्म्स लेके आ रहे हैं, वायलेंस लेके आ रहे हैं, उनको रोको। समाज का ये होगा कि समाज के जो प्रमुख लोग हैं जैसे ही वो लोग आपस में आए, बैठे और इसके बारे में कोई ना कोई हल निकाले, तो उस फ्रंट पर हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सर, एंड आई होप द पॉजिटिव। सर, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा का एक बयान आया कि एक वक्त पे बीजेपी असक्षम थी, अब सक्षम हो गई है, अब बीजेपी को संघ की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसका अंजाम लोकसभा में क्या हुआ वो सबने देखा। लेकिन संघ की नजर से बीजेपी के प्रेसिडेंट के इस बयान को आपने कैसे देखा और कैसे स्टडी किया? ऐसा है कि संघ तो चाहता है कि संघ के स्वयंसेवक जिस संगठन में जाएं या जो इनिशिएटिव फ्रंट वो खोले वो उसमें अपनी पूरी जान लगाए, उसको स्वयं एक अपने मेहनत से खड़े करे और उसको आत्मनिर्भर भी बनाए, मजबूत बनाए। और मुझे लगता है पब्लिक लाइफ में जैसे मजदूर संघ है, मजदूर क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थी, ये बहुत सारे ऐसे संगठन है जो अपने आप बहुत मजबूत हुए हैं। और बाकी मुझे लगता है कि जो भी विषय रहते हैं और ये हम लोग फॉर्मली इनफॉर्मली चर्चा करते रहते हैं, और बाकी तो उनको पूछना चाहिए। बाकी हम लोग फैमिली मैटर्स को फैमिली मैटर की तरह ही सुलझाते हैं। पर संघ के कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी बनी इससे लेके कि यार बताओ ऐसी कैसी बात कोई कर सकता है, कोई बात होती है कहने वाली? मैंने बताया ना कि फैमिली मैटर्स को फैमिली मैटर की तरह ही सुलझाया जाता है, सार्वजनिक मंचों पर नहीं। कितना मुश्किल रहता है फैमिली मैटर्स को सुलझाना? क्योंकि कई दफा
सरकार कोई ऐसा फैसला करना चाहती है, लेबर के क्षेत्र में हो, रिफॉर्म के क्षेत्र में हो, जहां पे संघ की या संघ से जुड़े बाकी संस्थानों की सोच काफी अलग रहती है, किसान संघ हो, मजदूर संघ हो, वो कोऑर्डिनेशन कितना मुश्किल है? देखिए, ऐसा होता है कि हम डेमोक्रेसी में है, पब्लिक लाइफ में है, और डेमोक्रेसी और पब्लिक लाइफ में ओपिनियंस अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे संगठन है, कोई उदाहरण के तौर पर आपने मजदूर का संगठन बोला, वो जमीन पे काम करते हैं, लेबर्स में जाते हैं, उनकी अपनी एक इनपुट है, उन्होंने अपनी एक साइड भी ली है कि वो लेबर की साइड है उनकी, उन्होंने एक साइड भी ली है, तो वो अपनी बात को रखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार की अपनी एक साइड होती है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, लीगल क्या है, पार्लियामेंट में क्या है, इलेक्शन में क्या है, पॉलिटिकल क्या है, वो अपनी साइड से उसको जज करते हैं कि भाई क्या करना है। तो व्यवस्था यह है कि दोनों को अपनी अपनी बात बोलने का, अपनी अपनी बात पर चलने का फ्रीडम है। बीएमएस को जरूरी नहीं कि सरकार से वो हमेशा सहमत हो, सरकार को भी हमेशा जरूरी नहीं कि वो सहमत हो, अपनी अपनी बात वो रख सकते हैं। हाँ, ये हम जरूर देखते हैं कि वो आपस में संवाद करें, एक बार नहीं कई बार करें, एंड सम टाइम दे एग्री टू डिसएग्री ऑन सम पॉइंट्स। 10 मुद्दे हैं, 4 पे एग्रीमेंट हो गया, 6 पे नहीं हुआ, तो इन डेमोक्रेसी इट इज एक्सेप्टेबल कि वो 6 मुद्दे पर उनका संघर्ष चलता रहता है। एंड मेरा तो अनुभव है कि आई वॉज इन एवीपी फॉर लॉन्ग ईयर्स, तो कई मुद्दे होते थे। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम कई दिनों से कह रहे थे, तो कभी कभी ये चीजों की सहमति बनने के बाद भी होने में टाइम लगता है, तो वो भी होता है। जिस हद तक हो सके संघ की कोशिश रहती है कि वो हर रोज की राजनीति से दूर रहे, संघ अपना काम करता रहे, राजनीति अपनी चलती रहे। लेकिन हाल में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि विपक्ष के नेता बार बार आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं, सरसंघ चालक जी से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी निकाली, 5 सवाल पूछे कि ये जो तमाम बाकी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी ले लेती है, उसको संघ कैसे देखता है? तो ये आप कैसे देखते हैं ट्रेंड? मुझे लगता है कि राजनीति जो है, तो मुझे लगता है उनको राजनीति करनी चाहिए, और राजनीति अपनी मेहनत से की जाती है, जमीन पे जाना पड़ता है, लोगों के प्रॉब्लम्स लेने पड़ते हैं, और उसके लिए आप कैसे एड्रेस करते हो, लोग उस पर वोट देते हैं, और ये मुझे लगता है इट्स अ प्रैक्टिस इन द डेमोक्रेसी। तो मुझे लगता है कि उनको वैसे ही सोचना चाहिए, वो ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा तरीका है। संघ अपना काम कर रहा है, देखिए संघ का तरीका अपना सीधा है कि संघ पूरे समाज को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, 5 इयर्स का जो पॉलिटिक्स होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट पॉलिटिक्स समाज को जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल थॉट्स हमारे अलग अलग होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल थॉट हमारे अलग है, इसलिए हम दुश्मन तो नहीं हो सकते एक दूसरे के, हम एक ही देश के नागरिक हैं। हमारे कुछ पॉइंट्स पर तो हम सब एक है ना, कि देश हमारा है, हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश के लोगों को समान रूप से अवसर मिले, न्याय मिले, इस पर तो हम समान रूप से चल सकते हैं ना। उसके तरीके हर पार्टी के अलग अलग रहेंगे, तो वो आपस में इस पर डिबेट कर सकते हैं, पब्लिक उस पर कॉल ले सकती है कि भाई क्या करना है, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। तो दूसरी बात है कि देखिए, अगर भारत जोड़ना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई भारत में समान क्या है। अगर आप भाषा में देखेंगे तो आप ये नहीं सोच सकते ना कि भाई हर भाषा में अलग क्या है। हमें जोड़ना है तो देखना पड़ेगा कि हर भाषा में कॉमन क्या है। अगर हमें धर्मों को जोड़ना है तो देखना पड़ेगा कि उसमें कॉमन क्या है। अगर हमें अलग अलग प्रदेश के उत्तर दक्षिण लोगों को जोड़ना है तो कॉमन क्या है देखना पड़ेगा। और हम कॉमन देखना पड़ेगा कि चलो हमारा वर्तमान में थोड़ा अलग है, क्या पास्ट में हम कोई कॉमनलिटी है, ढूंढनी पड़ेगी। सो अगर आपको जोड़ना है तो आपको हमेशा कॉमन चीज ढूंढने के लिए सर्च करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कुछ लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि भाई हमेशा अलग क्या है वो ढूंढते रहो और फिर बोलो कि देश एक करना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल। तो मुझे लगता है ये बेसिक है हमारा। और आज के समय में जो भारत है, भारत ये समझ चुका है कि हमारी एकता में हमारी शक्ति है। हम दुनिया भी समझ गई है ना कि भारत में दिखने में अलग अलग होगा, फिर भी अंदर से हम एक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज हम बहुत नए जमाने में है। और अगर कोई ये बताएगा कि आप अलग ही है, अलग है, ये अलग है, वो अलग है, कुछ दिन के लिए आप किसी को भ्रमित कर सकते हैं, जैसे किया जाता है, बट नॉट फॉर ऑल टाइम। और कुछ वो लोग जो 5 साल के लिए काम करते हैं वो ये सब काम कर सकते हैं। संघ तो जनरेशंस के लिए काम करता है, 100 ईयर हो गए, हम तो और 200 साल के लिए तैयार हैं। तो वी आर इन द सर्विस ऑफ नेशन एंड फॉर लॉन्ग टाइम, सो वी डोंट थिंक इन द टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने इजाजत दी, बाकी हरेक के विचार का हम आदर करते हैं और निश्चित रूप से जनता सक्षम है उन राजनीतिक लोगों के विचारों पर क्या कॉल लेना वो ले सकते हैं।
हाल ही में केंद्र सरकार ने इजाजत दी कि आईएएस अधिकारी भी संघ से ऑफिशियली जुड़ सकते हैं। पहले जुड़ते थे लेकिन ऑफिशियली नहीं जुड़ते थे, वो बैन था। अब विपक्ष ये सोचता है कि अगर आप किसी सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, अगर सरकार बदलती है या कुछ, तो वो सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से कैसे करेगा? उस पर तो छाप आ जाएगी कि ये तो आरएसएस का है। इसको आप कैसे देखें? मतलब आपके लिए तो सही है, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि आप सरकार की नहीं सोचते, आप पूरे देश की सोचते हैं। अब सोचिए किसी और पार्टी की सरकार है और उस अधिकारी का ये ऑफिशियल है कि आरएसएस है, तो वो कहेंगे कि ये तो पॉलिटिकली बायस्ड है। पहली बात तो संघ ने इतने वर्षों में कभी भी इस बारे में न कोई प्रस्ताव किया, न कोई डिमांड की, न कोई रिप्रेजेंटेशन दिया। तो संघ तो अपना इरिस्पेक्टिवली, भाई ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी, जिनको जो अच्छा लगता होगा वो आए, सहभागी हो, ये प्रक्रिया चलती रही है, इसलिए वो कोई विषय नहीं है। रही दूसरी बात, मुझे लगता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए शायद किया है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं उसका, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आर्मी में आईएएस ऑफिसर्स के, आईपीएस के, उनके रूल्स अलग होते हैं, सर्विस रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं उनके, जिनकी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो मुझे लगता है कि सेम रूल्स नहीं है सभी कर्मचारियों के लिए, तो एक बार थोड़ा और चेक करना पड़ेगा आपको क्या है। सर, संघ ने बड़ी कोशिश की कि समाज जुड़े, जितनी भी जातियां हैं, समाज हैं, वो समुदाय हैं, एक हो, एक गांव में एक कुएं से सब पानी पिए, ये आपकी बड़ी कोशिश थी। हाल ही में विपक्ष ने कास्ट सेंसस को बड़ा मुद्दा बनाया है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। अब अगर मैं संघ के जो अधिकारी हैं, उनकी जो पुरानी किताबें हैं वो पढ़ते हैं, तो उसमें तो संघ रिजर्वेशन के ही खिलाफ है। इसको आप कैसे देखते हैं, कास्ट सेंसस के इशू? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, हमारे समाज में और खासकर हिंदू समाज में निश्चित रूप से हमारे देश में कुछ लोग जाति के नाम पर जो भी मतलब बातें थी, उसके कारण थोड़े पीछे रह गए। ये हमारे समाज की एक वास्तविकता, फॉल्ट लाइन है, और उसके लिए हर सरकारें कल्याणकारी योजना लाती है और वो लानी चाहिए। उसके लिए उनको कुछ कभी कभी उसके लिए आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, तो वेलफेयर के लिए आंकड़े जुटाना है तो मुझे लगता है कि ओके, लेकिन उस बात को एक पॉलिटिकल टूल बनाना और उसके बाद पर इलेक्शनरिंग करना, ये गलत है। सुनील अंबेडकर जी, आप इंडिया टुडे मुंबई कॉन्क्लेव में आए, आपने संघ की तरफ से तमाम बातें रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने खास तौर से यहाँ पे आने का प्रयास किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, please raise a warm applause as I call upon India Today Group CEO Dinesh Bhatia to come up on stage and present a small token of our appreciation. Thank you, Mr. Sunil Ambekar. The token of appreciation brought to you by Forest Essentials and Masha Art.